अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम अपना मैथ्स का सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हमारा सेट्स है। सेट्स वाले चैप्टर्स में हमने क्या क्या रीड आउट करना है। सबसे पहले तो हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या चीज़ होती है। सेट किसी भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं। वो एलिमेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके मैथमेटिकल नंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म के हो सकते हैं। इस आउटलाइन में हम लोग पढ़ेंगे सेट्स की फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड मोर देन टू सेट्स। इसके अलावा डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ये सारा हमने इस चैप्टर में रीड आउट करना है। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? जब भी हम किसी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या आ जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये इसकी फॉर्म है। इसके अलावा सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, और इसी तरीके के किसी भी किस्म के नंबर्स आ सकते हैं। नंबर्स के अलावा किसी भी किस्म का सेट जब हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 है, पार्ट 1 है, A E I O U। ये जो A E I O U है इज इक्वल, ये हमारे पास वोवल्स हैं। तो हम इसको क्या शो करेंगे? सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसी तरीके से बी है हमारे पास 3 6 9 12। ये जो 3 6 9 12 है वो हमारा कौन सा है? मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। इसी तरीके से सी है हमारे पास, इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद है एस कोमा पी कोमा आर कोमा आई कोमा एन कोमा जी। ये क्या बन गया हमारे पास? स्प्रिंग। तो वर्ड स्प्रिंग हमारे पास बन गया। तो इसको हम शो करेंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास पार्ट 7, जी इज इक्वल, ये हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास सेट को शो करने के लिए 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर। लेकिन यहाँ पे जो हमने शो करनी है वो हमारे पास 2 ही फॉर्म्स हैं जिसको हमने डिस्क्राइब करना है, वो डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने क्या करना है? एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स लेस देन 3, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। इसी तरीके से एक्स एलिमेंट है एन का, नेचुरल नंबर का, एंड एक्स ग्रेटर देन 99। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 99 से आगे की बात हो रही है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99, 99 के बाद 100 101 102 एंड सो ऑन। इसके रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जब हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को विद इन द ब्रेसेस लिखते हैं और सेपरेटेड बाय ईच एलिमेंट बाय कोमा। हम इसमें कोमास यूज़ करते हैं, हर एलिमेंट को कोमा डाल के शो करना है, और हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, a इज इक्वल टू A E I O U। ब्रैकेट के अंदर है a कोमा e कोमा i कोमा o कोमा u। c इज इक्वल टू 3 6 9 एंड सो ऑन अप टू 99। तो ये हमारे पास होती है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं और हमने उसे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। पार्ट 1 है, a इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। अब हॉकी एक वर्ड है, उसका उसका सेट बनाना है। तो उसके सेट को हम किस तरीके से शो करेंगे? ब्रैकेट्स लगा के हर एलिमेंट के बाद हमने लगाना है कोमा, एच कोमा ओ कोमा सी कोमा के कोमा ई और कोमा वाई। इसी तरीके से बी में 2 कलर्स इन रेनबो, कोई से भी 2 कलर जो रेनबोज में पाए जाते हैं। वैसे तो रेनबो कलर 7 होते हैं लेकिन हम कोई से भी 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड एंड ब्लू लिखा, आप येलो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कलर्स हैं आप इसको मेंशन कर सकते हैं, वॉलेट लिख सकते हैं। उसके बाद सी नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। ऐसे नंबर्स जो 3 पे डिवाइड होते हो लेकिन 18 से कम हो, यानी 3 के डब्बे में जो भी नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं लेकिन 18 से पहले पहले तक। मैंने यहाँ पे जो शो किया हुआ है 3 6 9 12 और 15। उसके बाद क्या आता है? 18 हमने शो नहीं करना क्योंकि उसने लेस देन का, अगर वो अप टू कहता तो हमने वहाँ तक लिखने थे। इसी तरीके से डी वाले में मल्टीपल्स 5 लेस देन 30, मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के जो 30 जो लेस देन 30 हो, 30 से छोटे हैं। यहाँ पे आ जाता है 5 10 15 20 25। अब आगे जो ई वाला सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स जो है एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स है और एक्स ग्रेटर देन है 5।
यानी कि x बड़ा है 5 से, 5 के बाद वाले एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। जब वो कहता है ना x ग्रेटर देन है किसी भी एलिमेंट के इक्वल, तो हम उसके बाद वाले नंबर्स लिख देते हैं। जब वो कहता है x लेस देन है तो हम उससे पहले वाले नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पे x का जो ये जो क्रोकोडाइल का फेस है, क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो x की तरफ है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। तो 5 के बाद वाले एलिमेंट्स लिखने हैं 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से f वाला जो है उसमें x जो है वो एलिमेंट किसका है, z का। और -1 सबसे छोटा नंबर है। माइनस में जब भी कोई वैल्यू होती है वो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वो वैसे वैसे स्मॉल कंसीडर होती है। जैसे कि माइनस की वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू -1 है, उसके बाद -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है, आगे छोटी आ जाती है। तो यहाँ पे अब -1 जो है, -7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा x है, और x से छोटा -1 है, यानी कि x से बड़ा -1 है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे -6, फिर उससे बड़ा -5, फिर उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा -3 और उससे बड़ा -2। इनके दर -7 और -1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि खाली ये ग्रेटर देन और लेस देन है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता तो फिर -7 और -1 भी इसमें इंक्लूड होता। उसके बाद हम आ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अपनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.2 पेज नंबर 8। इसमें हमने बताना है यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। यूनियन क्या चीज़ होती है? यूनियन का जो वर्ड है ये हमारे पास यूनिटी से निकला है। यूनिटी क्या चीज़ होती है? यूनिटी होती है कि जब हम दो या तीन चीज़ों को इकट्ठा एक ही साथ जमा करके लिखते हैं, यानी कि एक ही ब्रैकेट में या एक साथ सबको जमा करके लिखने को हम बोलते हैं यूनियन। यूनिटी में रहना, इकट्ठे रहना, एक साथ रहना। तो यूनियन सेट क्या होता है? जब हम सारे एलिमेंट्स को ए और बी के इकट्ठा करके लिखते हैं एक ही सेट में विद द सीक्वेंस के साथ, चाहे उनकी सीक्वेंस कोई भी है, तो उसको हम बोलते हैं यूनियन। अब यूनियन में जो है दो हमारे पास सेट हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10। जब हमने इसको डिनोट किया जाता है यू से, ए यूनियन बी, जब हमने इसका फाइंड करना है तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखा जाए तो सेट ए में भी 5 आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है। अगर एक से दोनों सेट में या दो से ज़्यादा सेट में बार बार एक सेट चीज़ रिपीट हो रही है, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे, हमने उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखा जाए तो सेट बी के एलिमेंट्स में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, और सेट ए में 1 3 और 5 है। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 3 5 यूनियन 1 2 3 4, इकट्ठा करके हमने इसको सीक्वेंस के साथ लिखना है 1 2 3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एस इज इक्वल टू ए बी सी है एंड टी इज इक्वल टू सी डी ई है। एस यूनियन टी जब हम इसको लिखेंगे तो हमने पहले दोनों में सेट्स लिखने हैं। जो सेट पहले दिया गया है उसी को पहले लिखना है, जो बाद में दिया गया उसको बाद में ही लिखना है। यूनियन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्वेश्चन को उसकी सीक्वेंस के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हमने सेट का लिखा एस का, वो है ए बी सी, और फिर यूनियन का साइन, और फिर टी का सेट लिखा है सी डी और ई। तो एस यूनियन टी इज इक्वल टू आ गया ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे भी यही है कि एस वाले सेट में सी है और टी वाले सेट में भी सी है, लेकिन हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जो एक बार एलिमेंट आ गया उसको बार बार नहीं लिखना। नेक्स्ट वाला है उसमें थ्री हमारे पास सेट्स हैं। एल इज इक्वल टू 3 6 9 12, एम इज इक्वल टू 6 12 18 24 एंड एन इज इक्वल टू 4 8 12 और 16। इसमें जब थ्री नंबर्स का हम लोग ने यूनियन लेना होता है तब भी हमने उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है कि एलिमेंट्स को आपने सारे को अरेंज करके लिखना है सीक्वेंस के साथ। जो न्यूमेरिक सीक्वेंस है हमारी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे 3 6 आ रहा है तो 3 6 पहले नहीं लिखेंगे, 3 के बाद अगर कोई और एलिमेंट आता है तो पहले उसको शो करेंगे, फिर 6 को शो करेंगे। 3 और 6 के दरमियान में 4 एंड 5 आता है। यहाँ पे हमें 4 दिया गया तो हम 4 को पहले शो करेंगे, 3 4 6 8, फिर 9, फिर 12 16 18 और फिर 24। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं। इस इसमें 3 एलिमेंट्स वाले हों या 2 एलिमेंट्स वाले हों, सबको यूनियन को इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। उसके बाद करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं सेम थिंग्स। जो दो सेट में या दो से ज़्यादा सेट्स में सेम है वो हमने लिखना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको डिनोट किया जाता है यू की तरह, जो है ऑपोजिट यू
को हमने बनाना होता है। अब n से शो किया जाता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सी डी। हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इज इक्वल टू सी डी ई। इसमें से सेम क्या है, c या और d है। दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन है, जो सेम है, सिर्फ उसको लिखना है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सी डी होगा। इसका फर्स्ट पार्ट है 0 1 p इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड q इज इक्वल टू -3 -2 -1 एंड 0। अब देखा जाए तो दोनों सेट्स में एक में प्लस वाली वैल्यूज़ है, एक में माइनस वाली वैल्यूज़ है। हमेशा याद रखिएगा कि प्लस वाली वैल्यूज़ और माइनस वाली वैल्यूज़ की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। दोनों सेम जो है हम नहीं लिख सकते, सेम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। -1 है और अगर एक जगह +1 है तो वो कॉमन नहीं आ सकता है। -1 छोटी वैल्यू होती है, +1 बड़ी वैल्यू होती है। इसी तरीके से तो जो सेम होगा सिर्फ हमने वही लिखना है, वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन सेट्स हैं, u इज इक्वल टू -1 -2 -3, v इज इक्वल टू +1 +2 +3। जब हमारे पास कोई साइन शो नहीं होता है तो हमारे पास प्लस का साइन होता है, और w इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। अब इन तीन सेट्स में हमारे पास जो पहला सेट है इसमें माइनस वाली सारी वैल्यूज़ हैं, v वाले सेट में हमारे पास पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ हैं, और w वाले सेट में हमारे पास प्लस माइनस यानी कि इंटीजर्स में वैल्यूज़ हैं। तो कॉमन इसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यूज जो होती हैं वो बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी कंसीडर होती हैं। तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी, जो सेम होगी, जो प्रेजेंट होगी, सिर्फ वही कॉमन आता है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई एक भी ऐसे सेट है जो दो या दो से ज़्यादा, उसमें वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट आएगा वो बिल्कुल एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे खुद करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होगा, 2 3 5 7 11, ये सारे नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा c इज इक्वल टू है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं। यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे 4 6 8 9 10 12। ये सारे नंबर्स अपने टेबल पे तो जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं। हमने जब यहाँ पे लिखना है P यूनियन C, इसमें हमने P यूनियन C भी निकालना है और P इंटरसेक्शन C भी निकालना है। P यूनियन C में हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, पहले हमने P यूनियन C निकालना है तो P की वैल्यू लिखेंगे यूनियन और C की वैल्यू लिखेंगे। P इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 एंड C इज इक्वल टू 3 6 8 9 10 12। ये सारे यहाँ पे आएंगे। जब यूनियन है तो यूनियन में हम लोगों ने सबको अरेंज करके लिखना है। जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्म की शेप बनेगी 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता, ना कंपोजिट नंबर में इंक्लूड होता है और ना ही प्राइम नंबर्स में इंक्लूड होता है। इसकी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद है P इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन भी इसी तरीके से लेना है 2 3 5 7 11 13 और इंटरसेक्शन 4 6 8 9 10 12। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो दूसरों के टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे, जो दूसरों के टेबल पे भी जाते हैं अपने टेबल के अलावा। और प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते, तो इसलिए इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। अब हमने जो यूनियन लेना है वो 3 जो है सेट्स का लेना है। अब 3 सेट्स का भी है, इसी तरीके से हमने लेना है यूनियन। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू है ABCF, ABDF, B इज इक्वल टू है BCFG और C इज इक्वल टू CFGH। देन फाइंड A यूनियन B यूनियन C। B यूनियन C हमारे पास ब्रैकेट में, जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट में होती है वो हमने हमेशा पहले सॉल्व करनी होती है। तो पहले B यूनियन C निकालेंगे, BCFG यूनियन CFGH। इसको अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज करेंगे जैसे हमने न्यूमेरिकली अरेंज किया था अपने नंबर्स को। अल्फ़ाबेटिकली कैसे अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेट्स में पहले क्या आता है B, फिर C, फिर E, फिर F, फिर G और फिर H। उसके बाद A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C। अब यहाँ पे A की वैल्यू पहले है तो हमने A की वैल्यू पहले ही लिखनी है, और B यूनियन C का जो अभी पीछे हमने आंसर निकाला है जो कि था BCEFGH, वो हम लिखेंगे। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में वही करेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। A B C D
ABCDFGH, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में भी हमने यही करना है कि जो चीज़ कॉमन है तीनों सेट में वो लिखनी है, लेकिन ब्रैकेट्स होने की वजह से हमने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है और फिर थर्ड वैल्यू के साथ उसको इंटरसेक्ट करना है, यानी कि उसमें से इंटर कॉमन वैल्यू निकालनी है। बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी की वैल्यू थी BCFG और सी की वैल्यू थी CFGH। इन दोनों में कॉमन किया है CF और G। सेम वैल्यूज जो दोनों में रिपीट हो रही हैं वो क्या है, CFG। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो इसी तरीके से पहले A की वैल्यू लिखेंगे AB, ACDF इंटरसेक्शन CFG। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है C और F। इसी तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। R बैक स्लैश S R हमारे पास एक सेट है और एक S हमारे पास सेट है। R इज इक्वल टू हमने अभी ऊपर देखा है कि 0 1 2 3 4 है, और हमारे पास जो है S इज इक्वल टू है 0 2 और 4। अब इन दोनों में से हमने सिर्फ जो S वाले एलिमेंट्स है वो निकाल देने हैं R में से, और जो बाकी R में रह जाएंगे वो लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 है और 0 है S के एलिमेंट्स, और R सेट में 0 और 2 है जो कॉमन है। अब कॉमन नंबर्स हमने इसमें नहीं लिखने, सिर्फ हमारे पास R में जो एलिमेंट्स रह गए वो 1 और 3 है। इसी तरीके से हमारे पास जो S में एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो 4 है, लेकिन जो सेकंड सेट वाले एलिमेंट्स हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसके एलिमेंट्स हम नहीं लिखते। पार्ट 2 जो है इसमें आपने T माइनस एस करना है। T की वैल्यूज़ है 1 2 3 और S की वैल्यूज़ है 0 2 4 1 2 3। सेम वैल्यूज जो है टी में और एस में वो है 2 हमने नहीं लिखना, जो सेम वैल्यूज है वो हम इसमें नहीं लिखते दोनों सेट्स में, और जो टी में वैल्यू रह गई है वो 1 और 3 है, वो हमने सिर्फ लिखनी है। वैसे तो एस वाले में जो एलिमेंट्स रह गए वो हमारे पास 2 और 4 हैं, लेकिन वो वैल्यूज जो सेकेंड सेट में होती हैं वो हम इसको नहीं लिखते। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 है आपने खुद करना, और 7 के रिमेनिंग पार्ट्स जो 2 रह गए हैं वो भी आपने खुद करना है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 जो है वो पेज नंबर 9 और 10 पे आपकी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक दैट ईच पेयर ऑफ सेट टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट वो होते हैं कि जब दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं या दो से ज़्यादा सेट्स दिए गए हैं, उसके एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स कोई भी एक भी सेम ना हो, यानी कि the any two sets are said to be disjoint set if there are no common elements between them। जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। यहाँ पे a फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 है। 1 2 3 एक अलग सेट है और 4 5 6 एक अलग सेट है। दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन ज़रूर हो, यानी कि हमारे पास लेकिन नन ऑफ देम सबसेट ऑफ अदर, लेकिन एक दूसरे का सबसेट ना हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल दो हमारे पास सेट्स हैं ए एंड बी, ए सबसेट बी ना हो या बी सबसेट ए ना हो, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन ज़रूर होना चाहिए, और इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट नहीं होता, कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, ए इज़ इक्वल टू 0 5 एंड 10 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब ए सेट में हमारे पास 5 है और बी सेट में भी हमारे पास 5 है, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होगा। अब हमने यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओवरलैपिंग सेट नंबर 1 पार्ट है उसका, हमने यही बताना है कि इसमें ओवरलैपिंग सेट्स कौन से हैं और डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग की एग्जांपल है, l इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड m इज इक्वल टू 3 6 9 12। इन दोनों सेट्स में भी हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन है जो कि 6 है, तो ये ओवरलैपिंग सेट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड s इज इक्वल टू सेट ऑफ c इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। p जो होते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो भी हमने पीछे पढ़ा है कि वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे नंबर्स पे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सेट्स होते हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। e इज इक्वल टू नंबर 2 पार्ट है, e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड o इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे पास जो हमारे पास सिर्फ 2 के टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, और ऑड नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 के टेबल के अलावा बाकी नंबर्स रह जाते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल पे नहीं जाते। तो ये सेट भी हमारे पास क्या होगा? डिसजॉइंट सेट।
क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स एंड सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कोई भी हम ऐसे पॉजिटिव नंबर्स डाल सकते हैं या नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं जो जिसको हम शो कर सकें, लेकिन इसका लिंक किसी ना किसी सेट के साथ ज़रूर होता है। ये अकेला अपना काम नहीं करता, ये किसी दूसरे सेट के साथ कंबाइन होकर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट हमारे पास और काउंटिंग नंबर क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का जो वर्किंग होती है ना, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के साथ होती है। हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो यूनिवर्सल सेट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, या हम मेरे पास यहाँ पे सेट है बी, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका जो डिफरेंस है वो यू सेट के साथ हो गया, यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ होगा। जब यूनिवर्सल सेट के साथ हम बी का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। उसमें वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आते हैं जो बी के एलिमेंट्स नहीं होते। जैसे हम कॉमनली डिफरेंस निकालते हैं, हमने डिफरेंस उसी तरीके से निकालना है, लेकिन u माइनस बी या u माइनस ए करना है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं और जो बाकी सेट्स के जो बी के एलिमेंट्स है उसको हमने नहीं देखना। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड d इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड d इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का ऊपर छोटी सी डैश साइन होता है। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है? ए इज इक्वल टू यू माइनस ए। पहले हमने यू की वैल्यू लिखनी है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि यू की वैल्यू ही पहले हो, बाद में ए की वैल्यू या बाद में दूसरे सेट की वैल्यू। तो ए यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 आ गया। अब यूनिवर्सल सेट में 1 टू 10 वैल्यूज़ थी और सेट ए में 1 टू 5 वैल्यूज़ हैं। यूनिवर्सल सेट में से 1 टू 5 वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देना, निकाल देना, और जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी वो क्या है? 6 7 8 9 एंड 10, वो हमने सिर्फ इसमें शो करनी है। उसके बाद है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी हम ऐसे निकालेंगे, यू माइनस बी, बी इज इक्वल टू यू माइनस बी। छोटा सा हैश का सिंबल हो गया, छोटा सा ऊपर हम सी मेंशन कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में। बी इज इक्वल टू 1 टू 10 और माइनस बी का जो सेट है वो हमारे पास 1 3 5 7 9 था। अब यूनिवर्सल सेट में से हमने 1 3 5 7 और 9 को नहीं लिखना, और जो बाकी वैल्यूज रह जाती हैं वो हमने बी वाले सेट में लिखनी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? 2 4 6 8 एंड 10। अब इसके बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी मेथड से होना है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया गया, वो आपने अपने खुद सॉल्व करना है, सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 and a is equal to 135 up to 19 and b is equal to 146 up to 20। यहाँ पे यूनियन जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स अप टू 20, और आपके पास जो ए सेट है उसमें आपके पास ऑड नंबर्स हैं अप टू 19, और बी वाला जो सेट है उसके में आपके पास इवन नंबर्स अप टू 20। अब इसमें आपने प्रूफ क्या करना है? बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। डिफरेंट पार्ट्स आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में प्रूव करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे वो इज इक्वल टू ए के आना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस बी। यू की वैल्यू लिखेंगे, यू की वैल्यू क्या आती? अभी मैंने आपको बताया जैसे कि कॉम्प्लीमेंट में हमने हमेशा पहले यूनिवर्सल सेट लिखना है, यू की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद बी की वैल्यू लिखनी है। अगर आप बी की वैल्यू पहले लिखते हैं और यू की वैल्यू बाद में लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग होगा, रॉन्ग कंसीडर होगा। यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20 माइनस 2 4 6 8 अप टू 20। अब इसमें से ये वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर दिया, निकाल दिया 2 4 6 अप टू 20 को, तो बाकी जो वैल्यूज़ रह गए वो हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 11, ये सारे 9 11 ये हमारे पास ओड नंबर्स है। वो किसके इक्वल है? सेट ए के इक्वल है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद सेकंड पार्ट, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। अभी मैंने आपको बताया बैक स्लैश का मीन होता है माइनस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी बैक स्लैश ए बैक स्लैश बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 3 5 अप टू 19, और बी माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 4 6 20। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है कि ए की वैल्यू
में से बी की वैल्यू को निकाल लेना होता है। हमारे पास यहाँ पे सेट ए की टोटली वैल्यू डिफरेंट है और बी की टोटली वैल्यू डिफरेंट है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, बी वाली वैल्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ए वाली वैल्यूज़ को देखेंगे और ए वाला ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से कुछ सेम होता तो वो हम ना लिखते, लेकिन यहाँ पे ए वाली जो बी वाला सेट है वो टोटली डिफरेंट है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए सेट ही आएगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो, जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज उसमें होती हैं। उसके बाद होते हैं डब्ल्यू होल नंबर्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं आपके पास जो आपके पास जीरो से स्टार्ट होते हैं लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव वो नंबर्स नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास जो है u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमने माइनस करना है यूनिवर्सल u में माइनस w, यानी कि w का उन्होंने कहा है कि हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट में u माइनस w करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ w, अच्छा u की वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और दूसरी वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो खाली प्लस में है। तो जब हम प्लस वाली वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, जीरो सेम है और प्लस वाली सारी वैल्यूज़ निकाल देंगे तो हमारे पास खाली क्या वैल्यूज़ बच जाएंगी, माइनस वाली। तो इसका जो w कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरीके से, तो वो आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 पे, पेज नंबर 13-14। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, हमारे पास वॉवल्स हैं, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, सी इज इक्वल टू ए सी ई जी, देन वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू थी ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है ए बी सी। अब दोनों में से जो कॉमन है सिर्फ हमने वही लिखना है, दोनों में ए कॉमन है तो हम खाली ए लिखेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हमने पहले बी की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद ए की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी, और इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू। अब दोनों में से कॉमन क्या है, ए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके अलावा आप इसका ये मेथड भी कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड को, और फिर आगे लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है तो ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इज इक्वल टू बी की वैल्यू इंटरसेक्शन ए की वैल्यू, और दोनों में से इकट्ठा कॉमन लिख के आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें आपने ए यूनियन सी करना है। पहले ए की वैल्यू लिखनी है और फिर सी की वैल्यू लिखनी है। ए यूनियन सी है, यूनियन लिख के इज इक्वल टू बी सी यूनियन ए। पहले सी की वैल्यू लिखनी है और फिर ए की वैल्यू लिखनी है। यूनियन में क्या करना है, सीक्वेंस के साथ लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस हो आपकी, तो दोनों में सेम अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस के साथ लिख के हमने प्रूफ कर देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, x इज इक्वल टू 137 और y इज इक्वल टू 235, z इज इक्वल टू 148, देन प्रूव्ड। अब यहाँ पे हमारे पास है तीन सेट्स हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन c। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन c। हम लोगों ने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है और उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर जो भी हमारे पास सेट है उसको उसके साथ कंपेयर करना होता है। इकट्ठा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर अलग-अलग करना चाहते हैं तो अलग-अलग भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे इकट्ठी वैल्यूज़ लिखी हैं विद इन द ब्रैकेट्स। x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट इज इक्वल टू, पहले जो सेट है हमारे पास पहले हमने उसी की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास यहाँ पे पहला सेट है x, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x x इज इक्वल टू क्या था, 137 इंटरसेक्शन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर y की वैल्यू 235 इंटरसेक्शन और फिर z की वैल्यू 148। अब 235 इंटरसेक्शन 148 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब x के साथ एम्प्टी सेट को कंपेयर करना है। जब भी हमने किसी चीज़ का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो एम्प्टी सेट के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमेशा आंसर एम्प्टी सेट ही आता है, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स में अगर एक एम्प्टी सेट है तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा।
इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हमने करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z को इसी तरीके से लिखना है। पहले x इंटरसेक्शन y की वैल्यू लिखनी है 137 इंटरसेक्शन 235, ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है राउंड ब्रैकेट्स के, फिर इंटरसेक्शन उसको किसके साथ करना है, z के साथ करना है। पहले दो को कंपेयर करना है, इसमें पहले दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, दो सेट्स को कंपेयर करना है, उसके बाद थर्ड सेट के साथ उसी को कंपेयर करना है। 137 और 235 में 3 कॉमन था, वो हमने लिख दिया। उसके बाद उसको इंटरसेक्ट करना है 148 से। अब 148 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 2 में। यूनियन का भी हमने एज इट इज़ यही मेथड यूज़ करना है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी है, तो वाई यूनियन जी पहले हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर इकट्ठा उसको लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 137 यूनियन राउंड ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू 235 यूनियन 148। दोनों को सीक्वेंस के साथ लिखना है। सीक्वेंशियली कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 8। उसका यूनियन निकालेंगे किसके साथ, x के साथ, 1 2 3 4 5 7 और 8। उसके बाद x यूनियन y यूनियन z है, तो पहले x यूनियन y का यूनियन ले लेंगे। उसमें हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 1 2 3 5 7 आएंगे, और उसका यूनियन जब हम 1 4 8 से लिखेंगे तो हम उसको सिक्वेंशियली अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 7 और 8। तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 आपने खुद करना है, दोनों के सेम मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जी, एस है ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं, और टी इज इक्वल टू एक्स वाई जी हमारे पास, बी बी सी डी, जो बाकी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचते हैं वो आ जाते हैं इसमें सेट टी में। हमारे पास एस यूनियन फाई एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एस है, यानी कि जब हम एस का यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो उसका आंसर आएगा एस के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एस यूनियन एम्प्टी सेट, एस की वैल्यू थी ए ई आई ओ यू यूनियन एम्प्टी सेट। अब हमने यूनियन जब लेना है किसी एम्प्टी सेट के साथ तो हमारे पास वही वैल्यूज आएगी यूनियन में, क्योंकि हम सिक्वेंशियली अरेंज करते हैं सेट ए और बी के एलिमेंट्स को, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे जो भी सेट्स में होंगे। और इसी तरीके से अगर हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट के साथ तो उसमें सेम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक सेट तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से एस कॉम्प्लीमेंट एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यू माइनस एस, यू की वैल्यू ए बी सी डी अप टू जी, और वोवल्स है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास एस सेट है। जब इसमें से हमने निकाल दिया ये सेट, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो हमारे पास बची हैं, हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी बी सी डी एफ और सो ऑन एक्स वाई जी। अब क्या करना है, एस सेट एक्स को हमने इंटरसेक्शन लेना है उसका एस कॉम्प्लीमेंट के साथ। सेट एस था ए ई आई ओ यू, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लिया बी सी डी एफ के साथ, तो जो हमारे पास सेट एस था उसमें वोवल नंबर्स थे, और जो सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एस था वो हमारे पास कॉन्सनेंट्स थे। तो कॉन्सनेंट्स वो होते हैं जो वोवल्स के अलावा होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 17911, b इज इक्वल टू 15913 एंड c इज इक्वल टू 26911, देन वेरीफाई। वेरीफाई हमने ये करना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 17911 माइनस 15913। ए वाले एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल देना है। जो एलिमेंट्स ए में है वो क्या है 1 7 9 और 13, और बी में सेम क्या है 1 और 9। तो ए वाले सेट में से 1 और 9 नहीं लिखना, और जो बाकी रह जाते हैं 7 और 9 11 वो हमने सिर्फ लिखना है। बी वाले एलिमेंट्स में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो 1 और 13 है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर दें क्योंकि हम सेकेंड वाले सेट को नहीं देखते। इसी तरीके से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी की वैल्यू हमारे पास 15913 माइनस 17911। अब इसमें हम लोग ए वाली वैल्यूज़ को निकाल देंगे। इसमें भी ए वाली वैल्यूज़ कौन सी सेम है 1 और 9। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो हमारे पास क्या है 5 और 13। सेट ए में जो हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं वो 7 और 11 है। 7 और 11 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सेकंड सेट के साथ कोई भी जो है लिंक नहीं होता। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर नहीं सेम आएगा। जब भी हमने इस तरीके से दो वैल्यू का डिफरेंस निकालना होगा दो सेट्स का, ए को बी के साथ और बी को ए के साथ, तो हमारे पास आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए।